Welcome back to my channel, guys. So, how are you all? I hope you all are doing good and पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी. So, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका EMRS का स्कोर कितना था और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने 2 फॉर्म भरे थे EMRS के, TGT साइंस का और PGT बायोलॉजी का. उसके स्कोर्स आपको दिख रहे होंगे. तो ये जो स्कोर है मैं जानती हूँ कि हो सकता है कुछ ने इससे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया हो, ठीक है, बट इतने स्कोर लाने में भी बहुत मेहनत लगी है. और सच कहूँ तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि मैं कैसी कंडीशन में थी और इतना स्कोर लाना एक मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए. तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कहीं ना कहीं. और मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए. दूसरी चीज़, आपके पास आपका PYQ होना चाहिए. आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए. आप चाहे जितने भी नोट्स ले लो, ऑनलाइन ले लो, बैच के ले लो, बट जब आप खुद लिखते हो ना, वो चीज़ आपके माइंड में छपती है. और आपको रेगुलर रिवीजन होना चाहिए. अब आती है मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंस दी है मैंने, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूँ तो मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं पे फेल हो जाते हैं अगर हम बात करें. क्योंकि ऐसे बहुत से मॉक टेस्ट हैं वो इतने हाई लेवल के बनाए जाते हैं कि उतने लेवल का पेपर नहीं आता और बच्चा मॉक टेस्ट देख के डीमोटिवेट हो जाता है. और मेरे साथ ये कई बार हुआ है. तो मैं मॉक टेस्ट को सॉल्व करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस PYQ को देती हूँ. हाँ, लेकिन जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं, मतलब PYQ नहीं लगाए हैं, जिनको टाइम नहीं था, तो वो बच्चा बिल्कुल मॉक टेस्ट के साथ जा सकता है. लेकिन मैं यही कहूँगी कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो हमारी इमेजिनेशन के परे होते हैं. मतलब मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं समझ में आता आज तक कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो क्या सोच के बनाए जाते हैं. क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट जब लगाने बैठो ना, तो ऐसा लगता है कि सब बेड़ा गर्क गया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट से ज़्यादा मैं PYQ को ट्रस्ट करती हूँ. और वो सही होते हैं क्योंकि PYQ आपको एक रियल इमेज दिखाते हैं कि पेपर ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा या इससे ज़्यादा इजी नहीं आएगा. मतलब हमारा जो माइंड होता है ना, PYQ देख के वो समझ जाता है हमारा माइंड कि हाँ, हमें इस लेवल की तैयारी करनी है. और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, देखिए EMRS का जो टायर 1 था वो रिटन नहीं था, वो MCQ बेस्ड था. तो उस हिसाब से मैं तैयारी करी. बहुत लोगों ने शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उस पे शॉर्ट नोट्स बनाने लायक कुछ था नहीं इतना. लेकिन हम कहते हैं कि कुछ लोगों ने जैसे हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन की होगी, तो बहुत से सब्जेक्ट थे जिनके नोट्स लोगों ने बनाए भी होंगे. अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी. तो सबसे पहले जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, अब जैसे मेंस आ गया है, तो मैं पागल हो चुकी हूँ. मैं खुद भी, मुझे एक ऐसा चैनल नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे मैं फुली ट्रस्ट कर सकूँ. और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा एक भी चैनल नहीं है जिसमें आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो. तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना सोर्स लिमिटेड रखना होगा. आप जितनी जगह भागोगे आप उतना ही परेशान हो जाओगे लास्ट मोमेंट में. आप, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट में लोग मैराथन कराते हैं और मैराथन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं. 8-8 12-12 घंटे की मैराथन होती है. बच्चा सोचता है इसमें से पेपर लग जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही कम क्वेश्चन ही मैराथन से फंसते हैं. तो यही सारी गलती मैंने इस बार नहीं की थी. मैंने अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखा था. मैंने 1-2 चैनल पकड़ लिए थे जिसमें मुझे लगा था कि हाँ, ये इससे मेरा हो जाएगा. मेरा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा और टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं. तो मैंने 1 ही 2 चैनल रखे थे और मैंने PYQs में फ़ोकस किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और जब आप लास्ट मोमेंट होता है ना, तो आप जगह-जगह भागते नहीं हो. क्योंकि पता है लास्ट मोमेंट में, पता है हमारा जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा-सा ग्रीडी हो जाता है. हमको ये लगता है हम ये चैनल भी देख लें, ये वीडियो देख लें, वो देख लें. तो इस वज़ह से हम थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं और जो लालच है वो हमें ले डूबता है. तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी. आप पहले से अच्छे से चैनल की रिसर्च कर लो. आप लोगों से जाके कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि ये चैनल कैसा है, कैसा नहीं है. अगर आप बैच भी ले रहे हो, और मैंने प्री के लिए कोई बैच नहीं लिया था, ये मैं क्लियर कर दूँ. मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था प्री के लिए. मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ. क्योंकि मैं आपको अपने बैच का एक्सपीरियंस भी कभी ना कभी शेयर करूँगी. क्योंकि बैच मेरे ख़्याल से वो फँसाने वाले होते हैं और वो इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते हैं. अच्छा, हम लोग बैच इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं होता. हम लोग ये सोचते हैं कि यार बैच से हम अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. अगर आपका बेसिक क्लियर है और अगर आप खुद पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हो, तो ट्रस्ट में गाइस, हम बैच से अच्छा कर सकते हैं और ये मैं करती हूँ. तो बैच से मैं नहीं, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड.
अब बात करते हैं मेरा मेंस का क्या प्लान है। तो सबसे पहले मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मेरा पीजी में भी बायो है। तो बायो तो मुझे करनी ही करनी है, साथ में मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी करनी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है जो मुझे गाइड कर सके। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। तो मैंने ज़िम्मेदारी खुद उठा ली है। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी उठाऊँगी। मैं इसके लिए एक डिटेल, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं शॉर्ट में जो बता रही हूँ वो यही है कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है आपको। डिटेल में इतना डिटेल में भी मत चले जाना कि खो जाना और पेपर, क्योंकि नेक्स्ट मे बी मार्च और अप्रैल में होगा, तो फिर हम डिटेल में ही भूल भुलैया की तरह घूमते रहेंगे। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। सबसे ज़्यादा अब ये सब्जेक्टिव होगा तो हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में अपने मतलब जो कहते हैं नहीं शब्दकोश, और जो इंग्लिश में जो मतलब ऐसे कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं कि मतलब एग्ज़ामिनर पढ़े तो मतलब उसे लगे कि हाँ मतलब किसी पीजी या मतलब ऐसे किसी बच्चे ने लिखा है पेपर। क्योंकि जो सब्जेक्टिव में जो करेक्शन होगा ना, वो इसी चीज़ को देख के होगा कि आपने कितना प्रेजेंटेबल उसको दिखाया है। तो मेंस में तो यही होने वाला है। कोई भी ये नहीं देखेगा कि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो पढ़ेगा इस चीज़ को कि आपने क्या राम गाथा लिखी है उसमें, ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, आप जितना प्रेजेंटेबल हो सकते हो अपनी चीज़ों को लेके वो आपको होना ज़रूरी है। और इसीलिए राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। जो राइटिंग जो जो लिखने में मतलब कभी-कभी कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो लिखते-लिखते सोचते हैं, वो मतलब अपने वर्ड्स बनाते हैं ना, क्योंकि हम सब अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हैं। हम मतलब मैं कभी भी बिल्कुल मतलब कहने का कि वो जो रट्टाफिकेशन होता है ना, वो नहीं अब हम करते हैं। वो रट्टाफिकेशन वाली एज नहीं है हमारी। तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हमें वही करना है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को हमें इतना डीपली समझना है कि वो चाहे हमें जैसे क्वेश्चन पूछ लें, हमें उसे फ्रेम करना आना चाहिए। अब सब कुछ जो है वो आपकी हाथों के है, आपकी कलम के ऊपर है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को कितनी खूबसूरती से फ्रेम कर सकते हो। तो यही है। और अगर आपको डिटेल्ड में मेंस की स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली उस पे ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से मेंस की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर-ऊपर से बताया है। आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जाननी है तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। सो गाइज़, ये थी मेरी छोटी-सी जर्नी। मैंने कैसे प्री की तैयारी की और मैं कैसे मेंस पे अब शुरू करूँगी। अभी तक तो मैं जैसे बता रही हूँ मैं ऑफ ही चल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे मेंस के लिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। और सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे बताओ किस प्रॉब्लम से आज जूझ रहे हो, क्या आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ। वी विल डेफिनेटली हेल्प ईच अदर। तब तक के लिए बाय बाय।